देखिए, मुझे लगता है कि अगर आरोप लगे हैं तो उनकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है और उसकी सही तरीके से पुलिस जांच करे। जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा में जहां तक आपने कहा कि उनके साथ कार्यक्रम करने गए थे, समर्थन लेने गए थे, तो आजकल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की तो ये स्थिति है कि जहां उनको 4 लोग नजर आ जाते हैं, वहीं पे वो समर्थन लेने के लिए पहुंच जाते हैं, बिना कोई बैकग्राउंड देखे हुए, क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ भी सोचे बिना। उनको तो आज के दिन में ये चाहिए कि पूरे हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार को नकार दिया है, इसलिए उनको जिसका समर्थन मिले वो तो उसी का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। हमारा ये मानना है कि इनकी अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए और सही तरीके से जांच के बाद ही ये पता चल सकेगा कि क्या मामला है। लेकिन जो भी इसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। देखिए, आज हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने हमें बताया था, वो गौशाला में आए थे किसी काम से, तो उन्होंने बताया कि पिलर्स में दरारें आई हुई है जिसके नीचे गौशाला बनी हुई है। तो मैं क्यूरियोसिटी थी मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इतनी महत्वपूर्ण जगह और इतना महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है, लोगों की आवाजाही रहती है। मैं देखने के लिए आया था उसको सिर्फ, लेकिन मैं यहाँ पे जो हालत है उसको देख के हैरान हूँ। मुझे तरस आता है जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी सोच पे, और जिन्होंने ये फ्लाईओवर बनवाया था उनकी सोच पे, कि 12-15 साल मुश्किल से हुए होंगे इस फ्लाईओवर को बने हुए। इसमें एक भी ये वाई स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के पिलर आपने देखे होंगे, उनके ऊपर पूरे फ्लाईओवर की स्ट्रेंथ टिकी होती है। सारे वाई स्ट्रक्चर्स के अंदर बड़ी बड़ी दरारें हैं। वो किसी भी हालत में फ्लाईओवर की स्ट्रेंथ नहीं झेल सकते। ये फ्लाईओवर किसी भी दिन गिर सकता है। और ऊपर जो लोग इसके आवाजाही कर रहे हैं उनकी तो जान खतरे में है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके नीचे कम से कम 500-600 पशुधन है। गौ माता इसके नीचे गौशालाएं बनाई गई हैं दोनों तरफ फाटक के। ये 500-600 गौधन जो है, जिस दिन ये फ्लाईओवर भगवान ना करे कोई हादसा हो गया, ये सारा गौधन इसके नीचे दब जाएगा। इनके अंदर मुझे लगता है कोई ह्यूमैनिटी नहीं बची, कोई इनके अंदर इंसानियत मानवता नहीं बची। इस पूरे फ्लाईओवर की हालत ऐसी है कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए इस्तेमाल के लिए। इसमें जो साइड वॉल्स हैं उनमें दरारें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये धीरे 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 नीचे आना शुरू हो गया है। इसका हैमर रिबाउंड टेस्ट एक होता है, वो बहुत आसान सा टेस्ट है। चाहे तो कल सरकार कर ले, इसके किसी भी पिलर की स्ट्रेंथ चेक कर ले, वो 100% वो फेल होना है वो टेस्ट में, क्योंकि ये सामने आंखों से नजर आ रहा है कि बीचों बीच दरार है। इसलिए मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में ये पूरा फ्लाईओवर बना था। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना कोई हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का है। इसलिए सबसे पहले तो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जो नेता उस वक्त इसमें इन्वॉल्व है, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और इस फ्लाईओवर को तुरंत प्रभाव से बंद करके इसका क्या समाधान हो सकता है, इसको डिस्ट्रॉय करके दोबारा बनाना है कि इसका क्या समाधान है। क्योंकि मुझे जो बताया गया है, कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर मेरे साथ थे, मुझे जो बताया गया है कि ये नॉन रिपेयरेबल है, ये पिलर्स रिपेयर नहीं किए जा सकते, और क्योंकि वो मेन स्ट्रक्चर पिलर का वही धराशायी होने की स्थिति में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज सरकार में है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इंसानी जान की, गौ माता की जान की कुछ कीमत होनी चाहिए उनकी नजर में। और जो कांग्रेस के लोग जिनके समय में ये बना था, भ्रष्टाचार इस कदर उन्होंने इसमें किया है, साफ नजर आ रहा है। वो भ्रष्टाचार जिसने भी किया वो पकड़ के जेल के अंदर उनको डालना चाहिए। देखिए, 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी आईटीआई ग्राउंड में एक बड़े कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि संगठन का हमारा हरियाणा में अभी तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 11,000 पदाधिकारियों की मौजूदगी में 6,500 जो हमने अभी ग्राम सचिव नियुक्त किए हैं, उनकी शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, जिसमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली और माननीय भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब दोनों आ रहे हैं, और वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाएंगे। और हरियाणा में 2024 में सरकार बनाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, उसका प्रण लेंगे। वही 5 राज्यों के चुनाव है, जिस तरह से पूरे के पूरे जो विपक्ष के नेताओं पर उनको ईडी पे जो समन दिए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया था, वो नहीं पहुंचे। देखिए, अंग्रेजों के समय में भी अगर किसी के घर पे छापा मारा जाता था, कोई सर्च की जाती थी, तो कोर्ट से वारंट लेना पड़ता था उनको। ये अंग्रेजों से भी के समय से भी बुरी सरकार इस वक्त आ गई है, जिसमें ईडी को ना किसी से सम्मन लेने की जरूरत है, ना किसी कोर्ट को बताने की जरूरत है। जिसके मन करता है उसके घर में घुस जाते हैं, उसके घर में छापेमारी करते हैं, जिसको मन करता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। कानून ईडी का ऐसा है कि उसमें अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो जब तक पूरा केस सोल्व नहीं होता कोर्ट के सामने, तब तक उसमें जमानत नहीं हो सकती। ये लगभग एक तानाशाही की स्थिति चल रही है। एक ऐसा ही नोटिस भेजा गया था ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को,
जिसमें ना ये बताया था कि उनको संदिग्ध की तरह से बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए या गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, ना ये बताया गया मामला क्या है, उस मामले की कोई डिटेल उसके अंदर नहीं थी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उसका जवाब दिया ईडी को कि आप ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये ऊल जुलूल नोटिस भेजना बंद कीजिए, राजनीतिक नोटिस भेजना बंद कीजिए। सभी राज्यों में चुनाव चल रहा है, मोदी जी खुद तो उनको हर सेकंड चुनाव प्रचार करना है, प्रधानमंत्री होने के बावजूद प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं निभाएंगे लेकिन चुनाव प्रचार में जाएंगे। मणिपुर जल रहा हो बेशक से, लेकिन चुनाव प्रचार में जाएंगे। लोकतंत्र में तो सभी के लिए लेवल प्लेग्राउंड होना चाहिए ना। तो फिर दूसरी पार्टी के नेता अगर अपने प्रचार के लिए जाना चाहते हैं और प्रदेशों के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए ये नया हथकंडा बीजेपी ने अपनाया है। हमारे सारे लीडर्स को, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल जी को ये गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं हम प्रचार करने के लिए कहीं जा ही नहीं पाए। इनको पता है कि हमारी नीतियां ऐसी हैं जो लोगों के दिलों में पहुंच जाती हैं और लोग उनको लाइक करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह जी से पूछिए ना, कल आए थे, अनाउंस करके गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलती है, कल अमित शाह जी यहां आए तो यहां मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। नकल तो खूब करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की, उनसे सीखना भी चाहते हैं बीजेपी वाले, लेकिन उसी काम का आम आदमी पार्टी प्रचार करे तो इनको लगता है कि नहीं, फिर तो हम हार जाएंगे, इसलिए ये ईडी का, सीबीआई का सहारा लेके हमको जेल में डालते हैं। डर लगा ईडी जो कर्मचारी राजस्थान में 15 लाख की रिश्वत लेकर पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी का ये कहना है कि जो ईडी जाती है तो उनकी भी तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि चुनाव के दौरान जो सरकार है उसका नाजायज फायदा उठा सकती है, पैसे का। देखिए, ये एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ईडी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि हर राजनीतिक दल के मन में संदेह है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और एक परसेप्शन बन गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है, उसका इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के सारे नेताओं को जेल में डाल के और फिर चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता है कि वो चुनाव अपनी मर्जी से फौज कराती है और अपनी मर्जी से चुनाव जीत लेते हैं, वैसी स्थितियां ये देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि चुनाव हो तो सही, होता हुआ दिखे तो सही, लेकिन उसमें कोई भी सामने अगर आपके खड़ा हो तो उसको आप जेल में डाल दो, तो फिर एक ही खिलाड़ी दौड़ेगा और एक ही खिलाड़ी कहेगा कि मैं जीत रहा हूं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के कदम है। इन कदमों को देश की जनता रोकेगी, पूरे देश में अब ये स्पष्ट है। पहले तो ये हमारे बारे में भ्रम फैलाना चाहते थे कि शायद कोई आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान के सामने स्पष्ट है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी को रोकने की चाल है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताने वाले दुनिया की सबसे छोटी पार्टी, सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी से डरते हैं। वो भी इसी का हिस्सा है। ये कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी को डोनेशन मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये डोनेशन कहां से मिला, जनता को पता तो होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता को सब पता होना चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं, जनता को नहीं बताना है ये कि कहां से मिला है चंदा। तो इनको चंदा मिले तो ठीक है, और अगर किसी और को चंदा मिले तो उनको चंदा देने वाले हर व्यक्ति को ये इनकम टैक्स का नोटिस भेजते हैं, हर व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई और ईडी लगा देते हैं। ये स्पष्ट तौर पे ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी मुकाबला करने से अब घबरा रही है। आप हरियाणा के अंदर देख लो, नगर निगम के इतने चुनाव पेंडिंग है, नगर निकाय के इतने चुनाव पेंडिंग है, पंचायत के चुनाव इन्होंने लेट कराए। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से डरते हैं, ये तानाशाही तरीके से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। चंदा है तो सब पार्टियों को मिलता है, आम आदमी पार्टी को मिलता है, कांग्रेस को मिलता है। तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। हम तो वो जानकारी साझा करने को तैयार हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में है और जिसको 90% चंदा मिला हो, पूरे देश में जितना चंदा राजनीतिक दलों को मिला उसका 90% भारतीय जनता पार्टी को मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला, जिसमें ये नहीं पता चलता किसने दिया और किसको दिया। तो ऐसी गुमनामी का चंदा जो लिया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व नहीं है, ये कैसे बताएगी भारतीय जनता पार्टी? आप सारा भ्रष्टाचार करते हैं और कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से हमको दे दो सारा का सारा चंदा। तो ये जिन कंपनियों ने दिया होगा, ये जिन व्यापारियों ने दिया होगा, उनके साथ क्या साठगांठ भारतीय जनता पार्टी की है, उनके साथ क्या भ्रष्टाचार किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी बताना चाहिए।